फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एमकॉम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। मेन रीअपेयर इम्प्रूवमेंट सबके लिए क्वेश्चन पेपर सेम है। जो हमारे 2019-20 के अंदर जो रीअपेयर जिनके आई है उनके लिए भी ये सेम क्वेश्चन पेपर है और ये करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। एंड ये जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। एमकॉम के अंदर 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। और एक चीज़ कि जो हमने अभी जो क्वेश्चन हमने ई कॉमर्स का किया था उसके अंदर क्या था, करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो भी। उसके अंदर था कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों ने पेपर दिया है। बट जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने पेपर दिया था उसके अंदर क्या था, जो अभी आपने मई में जो नहीं मई में नहीं मार्च में जो आपने पेपर दिए हैं उसके अंदर ये चीज़ दे रखी थी कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन द ऑल सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। बट जो करंट ईयर अभी जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जो अभी जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों ने क्वेश्चन पेपर दिए उनके अंदर क्या फॉर्मेट दिया गया था कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी यूनिट के वो हो सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको बताऊं भी कि आप क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हों। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा याद रखना कि एक भी क्वेश्चन चाहे वो 2 मार्क का हो चाहे वो 16 मार्क का हो, कभी भी छोड़ के मत आना। एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा ना तो वो क्या होता है कि ये लगा लो वो तो आपके गए ही गए, वो मार्क्स तो आपके गए, वो तो आने ही नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आया करो, चाहे उससे कुछ भी रिलेटेड चीज़ें लिख के आओ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या नेचर होता है? अगर ये 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया गया हो क्वेश्चन की नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपसे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, देन उसका हम नेचर लिखेंगे। तो इस टाइप से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर एक चीज़ पूछ ली तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ लिख के आएंगे, पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन ये 2 मार्क के अंदर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट लिख देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा क्या होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड realistic in nature, includes macroeconomics analysis, interdisciplinary in nature। इनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है तो ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? देखो, वीडियो को यहीं पॉज करके पहले अपने माइंड में सोचो, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? भाई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो आपके बिजनेस के अंदर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप भाई वेलफेयर करो, सोशल जो आपका वेलफेयर होता है, डोनेट, 2 चीज़ों को डोनेशन करो, एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। इनमें से आप 1-2 को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बट 2 मार्क्स के अंदर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। और मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम 2 को ही एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो हम सिर्फ ये लिख देंगे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बस। और ये 3 पॉइंट हम पहले लिख देंगे, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन इज डिफाइंड बाय P equals to F and X and P equals to Fx where P measures the unit of price। जो P क्या करता है, मेजर करता है यूनिट ऑफ प्राइस, एंड X measures the number of units of the commodity in the question, and it is generally categorized as the decreasing function of X, that is P equals to Fx and P equals to Fx, and decrease as x इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग जो फंक्शन है x के, वो क्या शो करेंगे, डिक्रीज एज x इज इंक्रीजिंग, या तो वो डिक्रीज होगा या वो इंक्रीज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द वर्ड ऑफ रोजन्स, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द proportional change in the quantity of goods demanded resulting from a given relative change in the price of the
रिलेटेड गुड्स एक्स। जो हमारा प्रोपोर्शनल चेंज होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड, जितनी हमारी गुड्स डिमांड की गए हैं, रिलेटिवली चेंज होगा प्राइस ऑफ द गुड्स वाई, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिक डिमांड। मतलब एक गुड्स जो हमारे उनके क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस ऑफ अनदर गुड जो चेंज हो रहा है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस जब चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, द क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांडेड इज मेजर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परचेज वाई टू चेंज इन द परचेज एक्स। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ इसके अंदर घुमा के बोल दी है कि जो क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांडेड मेजर करते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परचेज ऑफ वाई, जो हमने परचेज किया, चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस एक्स के प्राइस के अंदर चेंज होने से वाई के जो प्राइस के अंदर जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। मतलब उसकी जो प्राइस है वो चेंज होता है। मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई, तो हमारा क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम द मेकिंग और प्रोडक्शंस एंड एडिशनल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन, जो एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से जो चेंज आता है टोटल प्रोडक्शन के अंदर, वो जो चेंज होता है वो होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड द चेंज इन द प्रोडक्शन, हम डिवाइड करेंगे जो हमारा चेंज है प्रोडक्शन के अंदर, एंड कॉस्ट बाय द चेंज इन द क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी के अंदर चेंज आया तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकेंट कर्व। आइसोकेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हमारी टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। कांस्टेंट टेक्निक होती है इसके अंदर, टेक्निक जो होती है वो चेंज नहीं की जाती है। इट इज़ अज्यूम दैट द टेक्निक इज प्रोडक्शन इज कांस्टेंट एंड एज इज नोन बिफोर हैंड, वो उनके हैंड में होती है, कांस्टेंट रहती है, डिविजिबल फैक्टर होते हैं। It is also assumed that the factor productions are divisibles or can be used in the small quantity, उनको हम small quantity के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 2 मार्क के अंदर था, 3 पॉइंट जो है वो इनफ है। क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होंगी मार्केट के इक्विलिब्रियम पे होने के लिए? तो कंडीशन क्या होगी, जब हमारी डिमांड सप्लाई को कट करेगी एट अ पॉइंट, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस टाइम पे ना तो हमें शॉर्टेज होगी ना हमें सरप्लस होगी, उस टाइम, वो जो टाइम होता है उसको मतलब वो कंडीशन जहाँ पे हमें ना तो सरप्लस हो ज़्यादा ना हमारे पास शॉर्टेज हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस कंडीशन के अंदर ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हमारा क्वेश्चन है मोनोपोली वर्सेस ओलिगोपोली। मोनोपोली और ओलिगोपोली क्या होती है? देखो, मोनोपोली के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर होते हैं हमारे 1 सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। प्रोडक्ट इसके अंदर होमोजीनियस होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। प्राइस इसके अंदर नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर, एंड एंट्री नॉट पॉसिबल होती है। इस तरीके से ओलिगोपोली के अंदर नंबर ऑफ सेलर हमारे फ्यू होते हैं, डिमांड का हमारा क्निक डिमांड कर्व होता है, एंड फर्म डिमांड कर्व जो मोनोपोली है उसके अंदर रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है। मोनोपोली के अंदर, ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, क्निक डिमांड कर्व होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस जो होता है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है अदर फर्म्स के थ्रू, एंड रिलेशन ऑफ फर्म हमारा क्या होता है, फर्म्स आर द लार्जली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड मे और मे नॉट बी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है नहीं होता है ओलिगोपोली के अंदर, मे भी हो सकता है मे भी नहीं भी होगा। करते हैं यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें कोई भी एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना, तो हम करते हैं एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम दोनों ही करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि एक ही करेंगे बट दोनों करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपको थोड़ी बहुत पीछे से आवाज़ आ रही हो नीचे से, तो भाई हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ पूरा दिन चलता रहता है सुबह से शाम तक, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना उस आवाज़ के साथ अगर थोड़ी बहुत आ रही हो तो आप लोगों को। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम पेपर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए कभी भी पैराग्राफ में मत लिख के आया करो। कोई भी बात है आपको लिखनी है तो अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखोगे तो वो आपको इफेक्टिव नहीं लगेगी। अगर देखो, मैं एज अ टीचर मैं आपको बताऊं तो कोई भी पैराग्राफ को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। जैसे आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ पूरा लिख दिया तो मैं उसको पढ़ना पसंद नहीं करूँगी, चाहे उसके अंदर आपने बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हों। मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा देखूँगी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं टिक करके उसके अंदर मार्क्स दे दूँगी। बट
जब आप पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ को लिखते हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, ऐसे अलग से बना के पॉइंट लिख दिए, फिर हम इन पॉइंट्स को ऐसे अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा या आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, यही पॉइंट है। मैंने कह रही आपने कंटेंट अलग लिखा है, नहीं, कंटेंट आपने यहीं लिखा, पॉइंट या यही है सारे, बट पैराग्राफ में लिख दिया। तो टीचर पढ़ने की इतनी उसके पास भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत से आंसर शीट चेक करनी होती हैं, तो वो हर एक पॉइंट हर एक पैराग्राफ को पढ़ने की वो तो करेगा नहीं। अगर उसको ये दिखेंगे पॉइंट, हाँ भाई पॉइंट इसने ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, बीच में चाहे कौन सी ही रामायण लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पॉइंट दिखते हैं ना टीचर को कि हाँ भाई बच्चे को आता है, उसने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्कोप है इसके कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए, कॉस्टिंग डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज के लिए, प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, द एड्स इन द डायरेक्शंस द ऑर्गेनाइजेशंस टू अरेंज प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड द हेरेंस रिसोर्सेज। फोरकास्टिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। देन हमारा है cost and production analysis, the business economics division analytical the productions of cost assessment of various outputs and recognize element behind the divisions is in estimated cost। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है प्रोडक्शन, जो हमारी कॉस्ट असेसमेंट है, बहुत से आउटपुट के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज करता है एलिमेंट्स के उनके। कोस्टिंग डिवीजन एंड स्ट्रेटजीज, वैल्यूएशन इज द रूट ऑफ द कंपनीज अर्निंग सिंस इट्स सक्सेस एंड मोस्टली बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द कोस्टिंग डिसीजन। कोस्टिंग डिसीजन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स सही रहता है, क्योंकि एक्यूरेसी होती है जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं और उसके अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं, बिजनेस डिसीजंस के लिए भी हमें एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेट कोस्टिंग डिसीजन हमें प्रोवाइड करवाता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए द मैनेजर मस्ट बी एबल्स टू डिवीज द मोर और लेस receives evaluations of the company's expected gains and the pricings at the distant output level। प्रॉफिट जो मैनेजर है वो क्या करता है, मोर एंड लेस, भाई आपका प्रॉफिट को मैनेज करना, कई बार प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है हमें। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन अफेयर regulating and drafting of the capital expenses due to the involving of the huge amount of disposing of the capital assets in the quite complicated and the hence demands a substantial amount of the labor and the time। कि इसके अंदर क्या बोला गया, डिस्पोजिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है वो चीज़, एंड डिमांड एंड सस्टेनेबल जो हमारे अमाउंट्स होते हैं लेबर एंड टाइम की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो उन चीज़ों को मैनेज करने में, वेल्थ को मैनेज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा मतलब उनको स्कोप है उस चीज़ के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हम करते हैं तो वेल्थ को मैनेज ईजिली हम कर पाते हैं। अंदर हमें एक चीज़ और पूछी गई है, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होंगी, सबसे पहले रिकाउंसलिंग थॉटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इन रिलेशन टू द एक्चुअल बिजनेस बिहेवियर एंड कंडीशन। रिकाउंसलिंग करें थॉटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, ताकि हमें एक्चुअल बिजनेस के बिहेवियर को पता चले कि एक्चुअली हमारे बिजनेस का क्या बिहेवियर है और उसकी क्या कंडीशन चल रही है, उन चीज़ों को समझना। एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मेज़र करना वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारी कितनी कैसी इलास्टिसिटी है हमारी डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, सब्सटीट्यूशनल इलास्टिसिटी है, एंड आर प्रोवाइड बाय द इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें प्रोवाइड करवाई गई है। प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटी, the business decision are taken in the environment and the uncertainty economic analysis and make possible the forecasting of the economic quantity like profit, demand, productions, cost, price, capital and other relevant quantity। प्रिडिक्ट करना इकोनॉमिक क्वांटिटी हमें कितनी हमें यूज़ करनी है, बिजनेस बेसिक of business policies, business policy and plan for the future can be formulated on the basis of economic quantity। जो हमारे बेसिक प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो हम फॉर्मुलेट करते हैं इकोनॉमिक क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल फोर्सेज कंटिन्यूइंग द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को रन करने में हेल्प करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। ये द बिजनेस मैनेजमेंट हैज़ टू and six, the relevance of the effects of the external forces such as business cycle stands in the national income and expenditures, government policy relating to the taxation, licensing and the price control etc, उनको अंडरस्टैंड करने में ये हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन हमें से पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, व्हाई इट इज प्रिफर्ड ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्यों प्रीफर किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे फार्म के, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं फॉर्म के। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ दो पूछे गए हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हम यही लिख के आएंगे, नहीं, हम सारे लिख के आएंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि 16 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 मार्क का या 4 मार्क का, 16 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव लिख के आएंगे। पहले हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हम लिख के आएंगे सारे ही। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पर्सनल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। पर्सनल वेलफेयर, द पीपल हु मेक्स डिसीजन फॉर अ बिजनेस आर इन फैक्ट पीपल, दे हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड just like people who do not make decisions for a firm on the acquisitions, these people was the firm and the pursues their own personal welfare। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब लाइक डिसलाइक मैटर करती है, और वो खुद का पर्सनल वेलफेयर ज़्यादा पसंद करते हैं, पर्सनल इम्प्रूवमेंट ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हैं पर्सनल ग्रोथ वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि सोशल वेलफेयर करना पसंद करते हैं वो लोग। एंड social welfare, the people who makes decision for firm also have a social convention. Part of their likes and dislikes might be related to the overall state of a society। मतलब वो डिसलाइक लाइक वो सारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पर्सनल के अंदर तो वो पर्सनल वेलफेयर करेगा, सोशल के अंदर वो सोसाइटी की भी सोचेगा, सोसाइटी का वेलफेयर करेगा। हम क्यों प्रिफर करते हैं ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्यों प्रीफर करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच बिजनेस firm undergo to ensure the best output and price levels of the achieved in the order to maximize its revenue। रेवेन्यू ज़्यादा अर्न करने के लिए वो अपने जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है। वो सोशल वेलफेयर को या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को नहीं देखती है। एडवांटेजेस है इसकी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, मेजरमेंट स्टैंडर्ड के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। जो डिसएडवांटेजेस है वो है हमारी प्रॉफिट डेफिनेशन इज अनक्लियर। जो प्रॉफिट की डेफिनेशन है वो अनक्लियर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इग्नोर की गई है इसके अंदर। अटेंशन नॉट पेड टू द रिस्क, रिस्क को कोई भी अटेंशन पे नहीं की गई है। इग्नोर्स क्वालिटी, जब आप प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन करोगे तो आप क्वालिटी को कम कर दोगे। तो देखो, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम करेंगे तो उसके अंदर क्वालिटी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी कस्टमर्स को, अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बट अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखोगे तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उनको नहीं प्रोवाइड करवाओगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है, जब हमारी एमआर को कट करेगी एमसी एट अ पॉइंट, उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। नेक्स्ट हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, सेल्स ज़्यादा हो। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि लोग क्या मतलब उनको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है ना उस चीज़ के अंदर, तो भी वो दे देते हैं, क्योंकि सेल तो हो रही है ना, आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। तो जब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि ज़्यादा हमें सेल करनी है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा ये डायग्राम हम इसके अंदर बना सकते हैं, बट ये पूछा नहीं गया तो हम ये डायग्राम इसके अंदर नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन हमारा एंड ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन बिहेवियर का, कि भाई हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाएँ, अच्छी हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए जो हमें सेटिस्फाई करें। Growth maximization, the famous UK economist J.K. Galbraith made by the impartial study of the big corporation and the sum of the conclusion that the manager pursued not single out a multiple goals such as the sales maximization along with the objective manager keep to prime objective to the achieves to the top level of the highest possibility level of the growth in the output। आउटपुट के अंदर ग्रोथ करना, मतलब सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो सबका ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सबका ऑब्जेक्टिव होता है, बट इन्होंने बोला कि आउटपुट के अंदर ग्रोथ करना, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन सबसे एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का। यूनिट सेकंड, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, कि आपकी जो डिमांड है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए है या प्रोड्यूसर गुड्स के लिए है। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजप्शन आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल
कंजप्शन के लिए होते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। दिस इंक्लूड द कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग सच एज फूड आइटम्स, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो सब चीज़ें, क्लॉथ, मेडिसिन, सर्विसेज जो भी हमारे होती हैं वो सब चीज़ें हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, कंज्यूमर गुड्स के अंदर। देन डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स इज डायरेक्ट ऑटोनोमस एंड डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स इज ड्राइव्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन द आउटपुट। वो ऑटोनोमस होती है और वो जो डिमांड हमारे प्रोड्यूसर गुड्स की होती है वो हमारी क्या होती है, आउटपुट के ऊपर बेस्ड होती है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स रेफर्स टू वन यूज टू द प्रोडक्शन और अदर गुड्स इज द प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हम कौन से गुड्स का यूज़ करते हैं, प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री होगी, रॉ मटेरियल होगा, सर्विसेज, बिजनेस एम्प्लॉयज़ हमारे हो गए। देन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स डिपेंड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है। एंड विल डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होती है। Demand for perishable goods and durable goods. Perishable or non-durable goods are those goods which cannot be consumed only once. Perishable goods वो goods होते हैं जिनको हम एक बार ही कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं वो हम एक ही बार कंज्यूम कर सकते हैं, उसको बार बार थोड़ी ना खा सकते। अभी हमने बिस्किट है वो हमने कंज्यूम कर लिए तो उसको दोबारा हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स यूटिलिटी फ्रॉम विच अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेबल फैन हो गया, हम एक पीरियड तक उसको यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने एक बार यूज़ किया और हम उसको फेंक देंगे। ऑटोनोमस डिमांड एंड ड्राइव डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड वो डिमांड होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है, डायरेक्टली आपके वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उनको हम ऑटोनोमस डिमांड बोलते हैं। एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज ऑटोनोमस और ड्राइव्ड ही होती है, ठीक है। देन है हमारा इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। मोस्ट goods today are produced by the more than the firm and the company, and so there is a difference between the demand facing the individual company or a firm and the facing an industry. Short run demand and long run demand. Short run demand represent existing demand which based on immediate reaction to the price change, income fluctuation and other explanatory. ये जो होता है ये एक्चुअली शॉर्ट रन के लिए होता है, इमिडिएटली रिएक्शन आता है इसका प्राइस चेंज होने से, इनकम फ्लक्चुएट होने से और अदर जो में हमारे एक्सप्लेनेटरी होने से। एंड लॉन्ग रन डिमांड इन अदर हैंड द डिमांड विच इमर्ज आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस चेंज प्रोडक्ट, जो हमारे प्राइस चेंज, प्रोडक्ट चेंज, ये इम्प्रूवमेंट, ये प्रमोशनल इफेक्ट्स के थ्रू अदर फैक्टर अवर टाइम इज अलाउड एंड टू एडजस्ट मार्केट इन द न्यू सिचुएशन, मार्केट को एडजस्ट करने के लिए नई सिचुएशन के अंदर। Next है joint demand and composite demand. Demand for the most of the commodity in real life independent of each other, but there is several commodity and the demand for which is interrelated. Broadly, two types of interrelation exist in the demand such as commodity and joint और complementary demand क्या होती है? Joint demand and complementary demand वो डिमांड होती है जिसके अंदर हम, जैसे कि हमारे पास दो गुड्स हैं सेम से, और वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमने एक कंज्यूम किया वो भी हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा कंज्यूम किया वो भी हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगा। व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड इन द कंजक्शंस विद द वन अनदर एट द सेम टाइम टू सेटिस्फाई अ सिंगल वॉन्ट, एक सिंगल वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर सेड टू बी द जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है? A commodity is said to be composite demand when it is wanted to several differentiate use. Steel is needed for the manufacturing cars, buildings, constructions और रेलवे एक्सेट्रा। जैसे कि कंपोजिट बहुत से यूज़ करने के लिए एक प्रोडक्ट है, मतलब स्टील को हम भाई बिल्डिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे के अंदर भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ के अंदर वो यूज़ होता है। स्टील के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट। Demand for a certain product has to be stated not only its totally but also breaking it into a differentiate segment. Geographical area, sub products used in the product, sensitive of the price, distributive channel, size of the customer's product variety. नेक्स्ट हमारा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड ग्रोस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है? प्राइस डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड बाय द कंज्यूमर एट अल्टरनेटिव प्राइस। बहुत सी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हम परचेज करता है कंज्यूमर अल्टरनेटिव प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अल्टरनेटिव लेवल ऑफ द चेंजिंग मनी इनकम। आपकी इनकम लेवल के चेंज होने से जो आपकी डिमांड बढ़ती है और घटती है उसको बोलते हैं हम इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड
Gross demand refers to the various quantity of commodity to change in the price of the related commodity which may be either be substitute or a complementary. Gross demand क्या होती है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के अंदर चेंज होना, परचेज करने से कोई भी आप कंज्यूमर रिलेशन इन चेंज इन द प्राइस रिलेटेड कमोडिटी का, एंड विच आइदर में बी सब्सटीट्यूट, वो हो भी सकते हैं या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। इसी के अंदर हमें पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड, क्या चीज़ें हमारी मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिस्कस्ड एज अंडर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी जो आप ले रहे हो उसका प्राइस क्या है वो डिटरमाइन करती है डिमांड को। आपके मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, ये जो फिगर है ये शो क्या कर रहा है कि OQ to OQ1 corresponding to fall in the price of commodity, OP to OP1 and constructing of demand from OQ to OQ2 following a rise in the price OP and OP1, एस्टेब्लिशिंग इन द इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप होती है इनकी बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर और प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर इनकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट की गुड्स की जो प्राइस होता है वो आपका क्या करता है? डिटरमाइन करता है मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगा। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जैसे कि सच एज टी एंड कॉफ़ी, मतलब अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप कॉफ़ी पी लीजिए। पेप्सी एंड कोक, अगर आप पेप्सी नहीं पीना चाहते तो कोक पी लीजिए। और फिर जैसे और भी बहुत जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, वो आपके डिटरमाइन करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड की आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कंप्लीट करते डिमांड ईच अदर एंड कार एंड, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन और उसके अंदर रिफिल। अगर उसके अंदर रिफिल नहीं है तो पेन कैसे चलेगा? फ़ोन और बैटरी, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। देन है नेक्स्ट हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम लेवल आपको डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरीके से कितनी आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड हो। एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का कैसा टेस्ट है, कैसे उसके फैशन है, कैसे उसकी हैबिट है, क्या वो चीज़ कंज्यूम करना चाहता है, वो ब्रांड मतलब ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं है, वो सब चीज़ें उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। एक्सपेक्टेशंस, चेंज इन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द सच थिंग्स एंड प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ मिल जाएगा बट वो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस उसको नहीं सूट कर रहा है, उसके पास कम पैसे हैं, फ्यूचर इनकम उसकी कैसी है, डिटरमिनेट करता है डिमांड को। एंड साइज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड जो वो इन्फ्लुएंस की जाती है चेंज इन प्राइस के चेंज होने से और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के चेंज होने से। Of income, market demand is influenced by the distribution of income in the society. If there is an unequal distribution of income in the country, there will be more demand for the luxury goods like color television, automatic washing machines। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है ना भाई, जितनी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें परचेज करोगे, वीडियो कैमराज एक्सेट्रा। देन जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आप किस तरीके से रहते हैं और आपकी हैबिट्स क्या हैं, वो चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड द टैक्स स्ट्रक्चर आपका डिटरमाइन करता है कि आप कितनी गुड्स की डिमांड होगी, कितनी मार्केट के अंदर डिमांड है प्रोडक्ट्स की। क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वेदर कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये नहीं बोलते कि वेदर के अकॉर्डिंगली, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के कपड़े आएंगे, और ये बोलते हैं ना वेदर जाने के बाद अगर आप इन कपड़ों को खरीदेंगे तो वो सस्ते हो जाएंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। अगर आप सर्दियाँ जाने के बाद सर्दियों के कपड़े खरीदोगे तो वो आपको चीप रेट में मिलेंगे, और ये चीज़ भी होती है जब सर्दियाँ आती हैं तब अगर आप कपड़े खरीदोगे तो वो आपको महंगे मिलेंगे, और जब सर्दियाँ जाती हैं तभी आप सर्दियों के कपड़े खरीदोगे तो आपको चीप रेट में मिलेंगे। देन कस्टम्स आपकी कैसी हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रोग्राम आपके किस तरीके से हैं, प्रोपगंडा आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट आप किन से करवा रहे हो, आपने किसी को अपने सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट आपने किसी मतलब कोई आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रोडक्ट के लिए रख रखा है। Station effect, when a new commodity or a new models enter into the market, some people buy because they have genuine needs from them, not because they are genuine needs for them, but because other friends relatives have bought these goods। मतलब ये नहीं होता कि हम देख के अगर उसने लिया तो मैं भी ले लूँ, वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि आपने डेमो इस तरीके से दिया
कि अगर वो इंसान ले रहा है तो आप भी ले लो, आपके रिलेटिव्स को देख के, आपको उसकी चीज़ की नीड भी नहीं है, फिर ये होता है कि ये भी ले रहा है तू भी ले ले, चाहे वो आपके घर में कोने में पड़ी रहे, बट फिर भी आपको लेना होता है क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए। अदर फैक्टर्स हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन द मनी सप्लाईज, बिजनेस कंडीशन इन द कंट्री, लेवल ऑफ सेविंग्स एंड द पार्टनर इन द ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कम्युनिटी। ये भी हमारी डिमांड फॉर द कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाउ डज इट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैटेगरी? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? किस तरीके से वो डिफरेंट होता है? सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो of the percentage change in the quantity demanded of the commodity in the percentage change in its price. Percentage change in the quantity demanded and percentage change in the price, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगा। डेफिनेशन है इसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से कितना प्राइस के अंदर चेंज होता है उसको बताता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दी गई है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन विच लिटिल चेंज इन द प्राइस एंड विल कोज इनफाइनाइट चेंज इन द डिमांड। आपने थोड़ा सा चेंज किया प्राइस के अंदर और इनफाइनाइट चेंज हो गया आपके डिमांड के अंदर। डायग्राम में ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। डिमांड जो हमारी वो परफेक्टली इलास्टिक है। इन दिस डी रिप्रेजेंट द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इट इज पैरेलल टू ओ एक्सिस, जे पैरेलल है ओ एक्सिस से, एंड इट इम्प्लाइज दैट इफ प्राइस राइज एट अ लिटिल मोर, ये बताता है कि अगर हमारा जो प्राइस है वो लिटिल मोर बढ़ता है तो क्वांटिटी, अगर देखो हमने प्राइस बढ़ाया है, हमारा 4 है यहाँ पे, ठीक है, और द डिमांड विल बी द कॉन्टेक्ट एट टू 0 एट द प्रिवलिंग by 10 units or 30 units many and unit of the desire, in the case demand will be perfectly elastic। देखो हमने 4 यहाँ पे हमारा प्राइस है, जब हमने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया है, प्राइस के थोड़े से बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 10 से सीधी 30 होगी, तो ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन ईडी इक्वल्स टू 0, जब हमारी ईडी जो है वो इक्वल है 0 के। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज वन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसर नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के चेंज होने से कोई भी चेंज नहीं होता है क्वांटिटी डिमांडेड के। प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। Elastic when ED equals to 1, unitary elastic of demand is one in which a percentage change in price produce an equal to percentage change in demand। जितना हमारा परसेंटेज चेंज किसके अंदर हुआ है, परसेंटेज चेंज प्राइस, प्राइस के अंदर जितना हमारा परसेंटेज चेंज हुआ है उतना ही हमारा चेंज होगा डिमांड के अंदर, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। Greater than unitary elastic or elastic of demand, greater than unitary elastic is one which a given percentage change in price produce relatively more percentage change in demand। जो हमारा कुछ परसेंट हमें प्राइस के अंदर चेंज करने से ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से हमें क्या होगा, कम लेस चेंज हो रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके अंदर हमने पूरा डायग्राम हमने बना दिया है। यहाँ पे हमारा परफेक्टली इलास्टिक भी है, ये परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक हमारा, एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट थर्ड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। डिटेल के अंदर हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज दैट लॉ विच प्रिडिक्ट द consequences of variance the proportion in which the fixed and variable factor of production are used। जिसके अंदर fixed and variable factor जो हमारे होते हैं वो यूज किए जाते हैं। The law of variable proportion states that the input of one resource is increased by equal instruments per unit of the time will be the input of the other resources are held constant, total output will be increased, but beyond some point the resulting output increase will be the become smaller and smaller। जो हमारे resulting output होता है वो smaller होता चला जाता है। assumptions इसकी क्या होंगी, one of the factors is variable and will other are fixed। एक फैक्टर जो हमारा वेरिएबल होगा, अदर हमारे सारे फिक्स्ड होंगे। all unit of variable factor are homogeneous और इक्वल एफिशिएंट होंगे, हर एक यूनिट होमोजीनियस होंगी,
इक्वली एफिशिएंट होंगी। देयर इज़ अ नो चेंज इन द क्वांटिटी और प्रोडक्शन, कोई चेंज नहीं होगा क्वांटिटी और प्रोडक्शन के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ की जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ हमारी क्या होगी, फर्स्ट हमारा स्टेज है, इसके अंदर हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, देन हमारा टीपी कांस्टेंट हो गया एंड देन हमारा टीपी डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। इसी तरीके से एमपी हमारा सबसे पहले ज़्यादा है एपी से, देन वो एक पॉइंट पे टच करते हैं, देन एपी हमारा चलता रहता है बट एमपी इज़ जीरो एंड नेगेटिव भी हो सकता है। थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस, बिहेवियर ऑफ टोटल मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट्स। यूनिट ऑफ लैंड हमारी क्या है 1111, यूनिट ऑफ लेबर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। टोटल प्रोडक्ट हमारे हैं 2 5 9 12 14 15 15 एंड 14। अब है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, जो हमारा चेंज आ रहा है वो हमारा ये है। इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या है, इसको हम निकाल लेंगे किस तरीके से, इन कॉलम 1 ऑफ द अबाउट टेबल यूनिट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर लैंड हैव बीन शोन, एंड कॉलम सेकंड के अंदर हम शो करते हैं यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ लेबर। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू डिटरमाइन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोकेंट कर्व, आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को आइसोकेंट कर्व के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आइसोकेंट कर्व होता क्या है। द आइसोकेंट कर्व इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप शोइंग हाउ इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। आइसोकेंट कर्व एक टेक्निकल रिलेशनशिप होती है जो शो करता है कि इनपुट किस तरीके से कन्वर्ट होता है आउटपुट के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो एन एफिशिएंट रिलेशन शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। ये हमें शो करता है रिलेशनशिप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट है एंड विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंगली। इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होगी, इन अकॉर्डिंग टू फ्रोजन्स इन एन आइसोकेंट कर्व is in showing all possible combination of input physical capable and productions is a given level of output। जो हमें physical production हमें show करती हैं given level of output के अंदर। assumptions क्या होंगी इसकी, मेन assumptions ऑफ आइसोकेंट कर्व्स, टू फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, कांस्टेंट टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती है, डिविजिबल फैक्टर होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन हमें शो करते हैं। देन अब हम करेंगे जो इसके अंदर पूछा गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये चीज़ें भी लिखनी ज़रूरी है कि आइसोकेंट कर्व होता क्या है, उसके assumptions क्या होती हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा। Increasing return to a scale refers to a situation in which output increase by greater proportions than the increase in the factor input, or when increase in scale of operations the proportion less than the increase of the output। जैसा कि इस फिगर के अंदर शो किया गया है, यूनिट ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल आर डबल फ्रॉम 2 यूनिट टू 4 यूनिट, डबल हो रही है हमारी 2 यूनिट से 4 यूनिट तक, एंड आउटपुट मोर देन डबल फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 120 यूनिट। जो आउटपुट है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है हमारा, 50 से 100 होना चाहिए, वो 120 यूनिट हो रहा है। एंड इंक्रीज रिटर्न टू स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक टू स्केल। इंक्रीज रिटर्न टू स्केल को हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू सिचुएशन इन विच आउटपुट इंक्रीज इन लेसर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट और इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। फिगर ये हमें शो क्या कर रहा है, दैट बाय डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, जब हम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को डबल करें यूजिंग यूज ऑफ इन द प्रोडक्शंस, द प्रोड्यूसर इज अनेबल टू डबल द आउटपुट। उसको अब के आउटपुट को डबल करना चाहिए बट वो डबल नहीं कर रहा है, वो 100 नहीं कर रहा है उस चीज़ को। देर आर द डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल एंड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल को हम डिस इकोनॉमिक टू स्केल भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एक्सपेंशन इन द आउटपुट happens in just proportions to the expansion in the factor input. In other words, constant return to scale means that the size of unit and the size of output increase in the same proportion। जितना हमने size of input increase किया है उतना ही size of output हमारा increase होगा। अगर हमने डबल किया है उसको तो डबल ही हमारा होगा, 50 से वो 100 ही होगा, ना तो वो 120 होगा ना वो 80 होगा, वो बिल्कुल डबल ही होगा। तो 7th क्वेश्चन उसके अंदर आप बोलोगे कि भाई इक्विलिब्रियम पूछ रखा है, आपने क्या बताया। आइसोकेंट कर्व के अंदर हम यही चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज अ फर्म इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन द शॉर्ट रन इन द सच ए मार्केट कंडीशन। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को
तो उससे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देंगे। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट होती है जिसके अंदर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद द नो फर्म्स एंड लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंट्री मार्केट एंड द अनेबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। अजम्पशंस क्या होंगी इसकी? लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज इन द बायर एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट को ये सेल करते हैं। परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, फ्री फ्रॉम चेक, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनको नहीं लगानी पड़ती है, एंड लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट उनको नहीं लगानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। मैंने इसकी अलग से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करवाई थी, मैंने सबकी इकट्ठा करवा दी थी। तो हम इसकी परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर से कर लेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेशनेबली क्लोज होते हैं ये। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे जो होते हैं वो मैनी होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। पावर ऑफ फर्म्स ओवर प्राइस नन होता है। बैरियर्स ऑफ एंट्री लो होते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन इसके अंदर नन होता है। एंड नेक्स्ट इसी के अंदर हमसे पूछा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करेंगे? अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड। हम प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं डिटरमाइन करेंगे बाय एनी इंडिविजुअल सेलर्स और अ फर्म। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोरकास्ट ऑफ अ मार्केट सप्लाईज एंड मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी। हम इसको डिटरमाइन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट इज इक्वल्स ओ टू इट्स मार्केट सप्लाई। जब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल होंगे हमारी मार्केट सप्लाई से, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। जैसा कि अभी मार्केट जो हमारी सप्लाई है गुड्स एक्स की वो हमारी 50, 40, 30, 20 एंड 10। देन प्राइस पर यूनिट हमारा क्या है? 5, 8, 3, 2, 1। एंड मार्केट डिमांड हमारी गुड्स एक्स की क्या है? 10, 20, 30, 40, 50। देन इसके अंदर क्या बोला गया है? देखो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा क्या है? जहाँ पे हमारी डिमांड कट करेगी सप्लाई को, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम बोलेंगे ये हमारी शॉर्टेज है एंड ये हमारी सरप्लस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ इंडस्ट्री डिटरमाइंड इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किस तरीके से हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर प्राइस को डिटरमाइन करेंगे कि इंडस्ट्री के प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? According to J. S. Pins, monopolistic competition is a market structure where there is a large number of small sellers selling differentiated but close substitute products. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर होते हैं जो सेल करते हैं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को, बट वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोड्यूस। 2 दिन से लंबी वीडियोस हो रही, बहुत 1-1 घंटे की वीडियोस हो रही, तो इसलिए थोड़ा सा गला जवाब दे रहा है, बट भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोड्यूस अप टू द लिमिट वेयर इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब तक हमारी फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स को, जब तक कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं हो जाती है। एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। जो MC कर्व है वो कट करेगा MR कर्व को बिलो से। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, स्टडी ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोड अंडर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। हम 2 डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर इसको स्टडी करेंगे, जैसा कि इसके अंदर हमें पूछा भी गया है। शॉर्ट एंड लॉन्ग रन को हम डिटरमाइन करेंगे, प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा शॉर्ट पीरियड एंड फिर है हमारा लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट रन refers to that time period in which production can be increased only up to the existing production capacity is response to increase in the demand। जब तक हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं करती है, इस टाइम पीरियड के अंदर हम 3 सिचुएशंस को फेस करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जहाँ पे सबसे पहले इस फिगर के अंदर हमें क्या शो किया गया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या है? E है। जहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी MR कट को कर्व को क्या चीज़ कट कर रही है? MC कट कर रही है। MR कट्स MC एंड MC इक्वल्स टू MR। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। हमारी जो पिछली रिवीजन वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको गलत बोला है, MR AC से मैंने शायद कट करवा दिया है, बट यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? MR कट करेगी
MC को एट ए पॉइंट, एंड वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे हमारी MC इक्वल होगी MR के। एंड पॉइंट E इंडिकेट्स दैट द फर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OM। पॉइंट E क्या इंडिकेट करता है, जो फर्म का आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या है, OM है। एंड प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OP। जो प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो हमारा क्या है, OP। द इक्विलिब्रियम प्राइस AM इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट BM। जो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा AM है वो ग्रेटर देन है किससे, BM से। एंड हैंस द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो उस टाइम पे हमारी क्या है, फर्म जो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। एंड डिफरेंस बिटवीन AM एंड BM, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है AM एंड BM के बीच में, एंड AB पर यूनिट टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ABCP। एंड द शेडेड एरिया जो हमारा ये है हमारा टोटल जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो। बाद है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, सबसे पहले इन द शॉर्ट पीरियड अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। वो अपना अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो ये हमारा फिगर इसके अंदर शो किया गया है कि हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E है, जहाँ पे हमारी MC कट कर रही है MR को एट ए पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। एंड OM विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट। OM हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। एंड प्राइस ऑफ द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OP। प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा क्या है, OP है। एंड एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो OP। जो एवरेज कॉस्ट है वो भी हमारी OP है। इट इज सो बिकॉज AR कर्व्स इज टचिंग AC कर्व्स एट अ पॉइंट। क्योंकि जो AR कर्व है वो AC को टच करिएगी एक पॉइंट के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। एंड हैंस इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम AR इज इक्वल्स टू AC। तो इस पोजीशन के अंदर AR हमारी इक्वल है AC से, जहाँ पे कट कर रही है। एंड द फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम लॉस इन द शॉर्ट पीरियड्स अ फर्म इज इक्विलिब्रियम में इनकर लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फर्म है वो इनकर करती है लॉस फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड इट इज़ द मिनिमम लॉस ऑफ द फर्म। तो उसको हम मिनिमम लॉस बोलते हैं फर्म का। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि बताया गया है कि जो ये शेडेड एरिया है ये क्या है, लॉस है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा सेम E है, जहाँ पे हमारी MR कट करेगी MC को इक्वल होंगे। एंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म इज OM। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी क्या है, OM है। एंड प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OM एंड OP1। प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा क्या है, OM एंड OP1। देन एवरेज कॉस्ट OP। एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म इज मोर देन द प्राइस। जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है प्राइस से। तो ये जो शेडेड एरिया है AP1 एंड P एंड B, जी इसको हम बोलेंगे लॉस। जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट मोर देन द प्राइस, प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम सफ़र करेंगे लॉस को। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम कब होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E है, MR जहाँ पे हमारी कट कर रही है MC को, MR इक्वल्स टू MC। देन हमारा क्या है, जहाँ पे AR कट करेगी, AR को कट कर रही है AC, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इन दिस डायग्राम शो किया गया है लॉन्ग रन के अंदर कि जब हमारी कट करेगी AR को AC, तो उस टाइम पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हमें शो किया गया है। इन दिस डायग्राम AC इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड द MC इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, AR इज एवरेज रेवेन्यू एंड MR इज मार्जिनल रेवेन्यू। Revenue come MC equals to MR at a point E which is equilibrium point, OM is the equilibrium and output, OP is the price equilibrium output. At equilibrium output OM is OM1 average revenue comes at a point AM, which means the equilibrium situation price and long run average cost are the equal, and MR is less than AC and hence the firm earns only normal profit. तो इस वजह से जो हमारी फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है लॉन्ग रन के अंदर। के साथ हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको फुल सिलेबस रिवीजन भी करवा दिया, सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया है और एक हमने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी आपका किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी टॉपिक रह गया हो, मुझसे फिर भी छूट गया हो, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाएगा तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ भी लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसको भी रेगुलरली अभी अपडेट कर रही हूँ, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे
पूछ सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नोट्स की पिक चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।